मेरा नाम नीति है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी माँ हमेशा मेरी सास को कोसती रहती, कहती कि मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया, देखना तेरी सास का क्या होगा। मुझे अपनी माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी थी। मैं तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। मेरी सास हर हफ्ते मुझे बाज़ार लेकर जाती थी और हज़ारों की मुझे शॉपिंग कराती। फिर मेरी माँ मेरी सास को बद्दुआएं क्यों देती थी। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ बाज़ार चली गई और उसी दुकान पर चली गई जहाँ से मेरी सास मुझे शॉपिंग करवाती थी। दुकानदार ने मुझे अकेला देखा तो रोते हुए मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी के जैसी हो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था तुम्हारी सास के कहने पर किया था, क्योंकि वो मुझे इस काम के बहुत अच्छे पैसे दे रही थी। दुकानदार के कहने पर मैंने कमीज़ उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरी सास ने तो, जब मेरा रिश्ता बहुत अमीर घराने में हुआ था तो सारे ख़ानदान की लड़कियां मुझसे चिढ़ने लगी थी कि ये सब बस 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आज जब मैं नहा धोकर नीले रंग का जोड़ा पहनकर अपने गोरे गोरे हाथ में चूड़ियाँ चढ़ा रही थी तो मेरी बुआ की बेटी मुस्कान चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, आज फिर तुम्हें तुम्हारी सास बाज़ार लेकर जा रही है। उसके लहजे में ऐसी चुभन थी कि मुझे हंसी आने लगी। मेरी सास मुझे बाज़ार लेकर जा रही है, लेकिन इसमें इतना जलने वाली क्या बात है। मेरी बात सुनकर मुस्कान मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी सास क्यों हर हफ्ते तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए दिल्ली के बड़े बाज़ार में लेकर जाती है। हमारे शहर में क्या बाज़ार की कमी हो गई है जो तुम्हें शॉपिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। मैं जान गई थी कि वो बहुत ज़्यादा जल रही है, इसीलिए मैं ज़ोर से हंसी और कहने लगी कि उनका पैसा है और उनकी मर्ज़ी। मेरी सास अपनी बड़ी सी गाड़ी में मुझे दिल्ली लेकर जाती थी, मुझे पूरी दिल्ली घुमाती थी और फिर महंगी महंगी शॉपिंग करवाती थी और वहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से मुझे खाना खिलाती थी। तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। मैं तो उनकी मोहब्बत देखकर खुश होती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि भगवान दूसरों की नज़र से मुझे बचाए रखे। मुस्कान मुझे देखकर बहुत जलने लगी और जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। मैं गुनगुनाते हुए एक बार खुद को शीशे में देखने लगी। ये सूट भी मुझे मेरी सास ने दिलवाया था, जो बहुत ज़्यादा महंगा था और मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मेरी सास मुझे लेने के लिए आ चुकी थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो वो मुझे बहुत दुआएं देने लगी। अभी तो मैं उनके घर पर भी नहीं गई थी और वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी, मैं खुद हैरान रह जाती। मेरी सास कहने लगी, चलो नीति, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। मैंने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। उन्होंने मरी मरी आवाज़ में मुझे जाने को कह दिया और मैं अपनी सास के साथ बाहर निकल आई। कुछ देर में हम दिल्ली के बहुत बड़े बाज़ार में पहुंच चुके थे। शॉपिंग के नाम से मैं इस कदर खुश हो जाती थी कि मुझे अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा और बदले हुए अल्फाज भी नज़र नहीं आते थे। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी सास ने मुझे बहुत कीमती कपड़े दिलवाए, साथ में उन्होंने मुझे ज्वेलरी भी दिलवाई। और खाना खाते हुए मेरी सास मुझसे कहने लगी, अगले दिन तुम शॉपिंग पर यही कपड़े पहन कर आना। मैं हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगी कि इतने महंगे कपड़े पहनकर शॉपिंग पर आने की क्या ज़रूरत थी। मैं इन बातों को उनसे कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि किसी अमीर घर के लोगों के अपने ही तौर तरीके होते हैं। इसीलिए जैसा वो कहती हैं मैं वैसा ही करती। वो खुद भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी और बहुत अच्छे से तैयार होकर ही शॉपिंग के लिए निकलती थी। शॉपिंग से फ्री होने के बाद मेरी सास मुझे दिल्ली के मशहूर रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया करती थी, क्योंकि उन्हें खुद भी खाना खाना बहुत पसंद था। वो खाने की और शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। दिल्ली के बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। वो दुकान वाला भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया था, इसीलिए हमें देखते ही वो हमारे लिए खाना लगा दिया करता था, जिसे खाने के बाद मुझे बहुत सुकून महसूस होता था। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। खाना खाने के बाद मेरी सास कहने लगी कि चलो बहुत देर हो गई है, अब घर के लिए निकलते हैं। मैंने सुकून से एसी वाली कार में बैठकर आंखें बंद कर ली और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने घर पहुंच गई। घर आने पर जब गाड़ी रुकी
तब मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि नीति बेटी, चलो तुम्हारा घर आ गया है। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वाकई में ही घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। मुझे रास्ते का पता ही नहीं चल सका था। मैंने सारे शॉपिंग बैग्स उठाए और गाड़ी से उतरने लगी। तब मेरी सास ने कहा कि अगले दिन शॉपिंग पर इससे भी ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर आना, तुम इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। अपनी सास की बात पर मैं शर्मा गई थी। वो मेरी इसी तरह खुलकर तारीफ़ किया करती थी। मैं सोचती थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली सास मिली है, वरना लोग तो सास को लेकर कैसी कैसी छवि बनाते हैं कि मुझे शादी के नाम से ही डर लगता था। मेरी दोस्त राखी भी अपनी सास की बहुत बुराइयां करती थी, लेकिन मेरी सास तो शादी से पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपने मंगेतर को तो मैंने एक दफ़ा ही देखा था और वो भी तस्वीर में, लेकिन मेरी सास से तो मेरी मुलाकात हर हफ्ते ही होती थी। शुरू शुरू में मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन अब तो मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं थकी हारी शॉपिंग बैग उठाए जब घर में आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कोई 6-7 घंटे बाद घर लौटी थी। मैंने शॉपिंग बैग्स अपने कमरे में रखे और माँ के कमरे में चली गई और माँ पूजा कर रही थी और रोती हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, मेरी बेटी को कभी सच का पता न चले, मेरे भगवान मुझे माफ़ कर दे। इस प्रार्थना पर मैं हैरान हुई थी। मैंने जब माँ को पीछे से आवाज़ दी तो माँ जल्दी से चुप हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी कि तेरी मनहूस सास कमबख्त मारी ने मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया है। मुझे माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। अगर माँ को मेरी सास बहुत बुरी लगती थी तो उन्होंने मेरा रिश्ता क्यों किया था? लेकिन माँ मेरे इन सवालों का मुझे कोई जवाब नहीं देती। बस इतना ही कहती, मेरी बच्ची तू थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। मैंने माँ से पूछा कि आप क्या प्रार्थना कर रही थी? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? माँ ये सुनकर घबराकर कहने लगी, कुछ नहीं, बस तेरे हक में बेहतर की दुआ कर रही थी। तेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। तू तो जानती है तेरे ख़ानदान वाले तेरे इस रिश्ते के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुझे कुछ भी पता चले और तेरा दिल ख़राब हो। माँ की बातों पर मैं मुस्कुराकर उनके गले लग गई और उन्हें बताने लगी कि मेरी सास ने आज मुझे कितनी महंगी शॉपिंग कराई है, और फिर माँ को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें सारी शॉपिंग दिखाने लगी। वो खामोशी से मेरे साथ शॉपिंग देख रही थी और फिर मेरे चेहरे पर छाई खुशी देखकर मुस्कुरा देती। पता नहीं क्यों मुझे उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द महसूस होता था। माँ मुझे आराम का कहकर चली गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और खाना खाने के बाद मेरा पेट भरा हुआ था, इसीलिए मैं सोने के लिए लेट गई। मेरी बाकी की बहनें ऊपर छत पर ही थी, इसीलिए नीचे सन्नाटा हो रहा था। वैसे भी माँ उन्हें मेरी सास के सामने नहीं आने देती थी और न ही मुझे अपनी शॉपिंग अपनी बहनों को दिखाने की इजाज़त थी। कि ऐसा माँ कहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि तेरी बहनों का दिल दुखे या उन्हें एहसास हो कि उनके पास ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बहनों को अपनी ख़रीदारी नहीं दिखाती थी, बल्कि कुछ चीज़ें उन्हीं को दे दिया करती थी जो मेरी सास ने उनके लिए दिलाई होती थी। मैं थकी हारी बिस्तर पर लेटकर अपने पति के सपने देखने लगी। मेरा मंगेतर सूरज दूसरे देश में काम करता था और वहीं पर रहता था। वो एक पढ़ा लिखा सुंदर लड़का था। उसे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाती, लेकिन शायद भगवान ने उसे मेरे ही नसीब में लिखा था। मेरा रिश्ता एक बंगले वाली औरत ने करवाया था जहाँ मेरी माँ काम करती थी और मैंने अपने मंगेतर की सिर्फ तस्वीर ही देख रखी थी। शुरू में मैं बहुत परेशान थी कि मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में मेरा रिश्ता तय कर दिया है। पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात अपनी सास से हुई तो उनका मिजाज और मोहब्बत भरा रवैया देखकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि पापा के देहांत के बाद मेरी माँ लोगों के घर काम करके घर का गुजारा करती थी और हम 4 बहनें थीं। मैं ही सबसे बड़ी थी। माँ जैसे तैसे हमारा पेट पाल रही थी। मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मुमकिन ही नहीं था। अचानक एक दिन माँ ने मुझे बताया कि बंगले वाली मालकिन ने मुझे एक रिश्ते का बताया है और वो लोग घराने वाले हैं,
तो मुझे लगा कि उनके पास शायद काम करने वाले किसी नौकर का रिश्ता होगा, लेकिन एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर आकर रुकी। लड़के की माँ यानी मेरी सास उतरकर घर में आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी अमीर ख़ानदान से रिश्ता रखती हैं। मुझे देखकर उन्होंने मेरे हाथ पर 2-2 हज़ार के कई नोट रख दिए और रिश्ता पक्का कर दिया। मैं तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी और मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, मैंने ये फ़ैसला हम सब के लिए किया है, तू कभी अपनी माँ से गिला न करना और हमेशा खुश रहना। मुझे माँ की अजीबोगरीब बातें समझ में नहीं आती थीं। इतने बड़े घर से आए रिश्ते को भला मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर सूरज की फ़ोटो देखकर मैं अपना दिल ही हार बैठी थी। मेरी सास ने मेरे साथ मेरी छोटी बहनों के हाथ पर भी काफ़ी सारे पैसे रखे थे। मुझे जब भी शॉपिंग करवाने लेकर जाती थी तो मेरी छोटी बहनों के लिए भी कुछ न कुछ दिलवाया करती थी। सच कहूँ तो इस रिश्ते ने हमारे घर के हालात ही बदल दिए थे। अब तो माँ ने दूसरों के घरों में जाकर काम करना भी ख़त्म कर दिया था। मेरी सास ही हमारे घर इतना कुछ ले आती थी कि माँ को काम करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। मगर मुझे आज तक इस बात का समझ में नहीं आया था कि मेरी माँ ने मेरी सास के लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया और दूसरी तरफ मेरी सास को बुरा भला क्यों कहती रहती थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई थी और जब सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो गया था। वैसे तो मैंने 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरा रिश्ता हुआ था मेरी सास ने पढ़ाई के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। उनका कहना था कि बड़े लोगों में उठने बैठने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब मैं उनके साथ बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती थी तो वहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ भी इंग्लिश में ही सवाल जवाब किया करती थी। इसीलिए मैंने सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया था और आगे पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंची तो पता चला कि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को दिल्ली की फेमस जगह पर घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरी दोस्तें मुझसे कहने लगी कि सब साथ जाएंगे तो मज़ा आएगा। ये सब सुनकर मैंने भी हाँ कर दी थी। 3 दिन बाद हम सब लोग दिल्ली की ट्रिप पर निकल गए थे। दिल्ली की मशहूर जगह पर ले गए तो रास्ते में वही बाज़ार आया तो मैंने सबको बताया कि यहाँ पर एक छोले पूरी वाला है और वो बहुत मशहूर है। सब लोग वहाँ से छोले भटूरे खाते हैं। हम सब छोले भटूरे वाले के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही वो मुझे पहचान गया और जब उसने देखा कि मैं अपनी सास के साथ नहीं बल्कि अपनी सहेलियों के साथ हूँ तो उसने इशारे से मुझे कोने पर बुलाया। मैं जैसे ही उसके पास गई तो वो रोते हुए अपने हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं बहुत मजबूर था। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देती है। बेटी मैंने वही सब किया जो तुम्हारी सास ने मुझे करने को कहा था। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है और वो कई महीनों से अस्पताल में भर्ती है। मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और तुम्हारी सास ने मुझे इसी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत घटिया हरकत की थी। मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि तुम भी किसी की बेटी हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे इतना गलत काम कर सकता हूँ। जबकि मैं हैरान होकर उस छोले भटूरे वाले को देख रही थी जो बहुत रो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन कहा, अंकल शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मैं और मेरी सास तो हर हफ्ते आपके यहाँ छोले भटूरे खाने के लिए आते हैं। छोले भटूरे वाला कहने लगा कि बेटी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी सास कैसी औरत है। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हारे छोले भटूरे में नशे की दवा मिला दूं। इसीलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें छोले भटूरे में नशे की दवा मिलाकर खिलाया करता था। मैं अपनी बेटी के इलाज को लेकर खुदगर्ज हो चुका था, लेकिन सच तो ये है जब से मैंने तुम्हारे साथ ये हरकत शुरू की है मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होती चली जा रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं पाप के पैसों से अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकता। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सास बहुत चालाक औरत है। वो मुझे कभी भी तुमसे बात नहीं करने देती थी।
छोले भटूरे वाले की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, अंकल, मेरी सास को ऐसा करने की भला क्या ज़रूरत आ गई? लगता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है। वो रोता हुआ कहने लगा, बेटा, मैं तो अपने पाप का इकरार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत है और इसीलिए मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलता। आपकी सास ने पैसे का लालच देकर मुझसे वो काम करवाया। शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, मेरी सहेलियां और टीचर्स वहां पर पहुंच गईं और कहने लगी कि क्या बात है। मैंने उनको सारी बात बता दी कि ये छोले भटूरे वाला मेरी सास पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरी सास मुझे क्यों नशे की दवा देना चाहेंगी? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी टीचर्स मुझसे कहने लगी, नीति, तुम्हारी सास कैसी औरत है ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये गरीब छोले भटूरे वाला झूठ नहीं कह रहा। यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी है जो तुम्हें नहीं पता। अपनी टीचर्स की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं वापस घर चली आई। मेरी माँ भगवान के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी और भगवान से माफ़ी मांग रही थी और मेरी सास को आज भी बुरा भला कह रही थी। मैं फ़ौरन माँ के पास ही बैठ गई और कहने लगी, माँ, मुझे सच बताओ कि तुम हमेशा ये किस तरीके की दुआएं करती रहती हो, और तुमने अगर आज सच नहीं बताया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी बात सुनकर माँ के होश ही उड़ गए और कहने लगी, नीति, कैसी बातें कर रही हो? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बताई और माँ के चेहरे का रंग उतर गया और कहने लगी कि मैंने सारी ज़िंदगी तुझे और तेरी बहनों को मेहनत से कमाकर ही खिलाया है और बड़ा किया है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मुझ में काम करने की ताकत नहीं रही। तभी मेरी मालकिन ने कहा कि हर हफ्ते मैं तुझे एक दिन के लिए दिल्ली भेजा करूं, तो बदले में मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मेरे घर का पूरा खर्चा पूरा हो जाएगा। मालकिन की बात सुनकर मैं लालच में आ गई थी, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुझे दिल्ली भेजने के लिए तेरे रिश्ते का ड्रामा करना पड़ेगा। तेरा किसी सूरज से कोई रिश्ता नहीं हुआ, बल्कि जो फ़ोटो तुझे दिखाई गई थी वो पता नहीं किसकी है। तेरा तेरी सास से कोई रिश्ता नहीं। दरअसल तेरी सास खूबसूरत और जवान लड़कियों से गलत काम करवाती है। जिस बंगले में मैं काम करती थी वो तेरी सास की दोस्त है और उन्होंने तुझे देखा था, इसीलिए उन्होंने रिश्ते के नाम पर रिश्ता हमारे घर भिजवा दिया। तेरी खूबसूरती देखकर वो औरत मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो गई। मैं सोचने लगी थी कि तुझे कुर्बान करके बाकी बेटियों का फ्यूचर सही हो जाएगा, लेकिन तू हर हफ्ते जब पैसे लेकर घर आती है मेरा दिल कटने लगता है और मुझे एहसास होता है मैंने अपनी सगी बेटी के साथ कितना गलत काम किया है। एक दिन मैंने मालकिन से ये सब ख़त्म करने को कहा। वो कहने लगी, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा होशियारी की तो मैं सारी हकीकत तेरी बेटी को बता दूंगी कि तेरी माँ ने खुद तुझे बेचा है, इसलिए मैं हर वक्त उस औरत को बद्दुआएं देती। मुझे डर था कि जिस दिन तुझे सब कुछ पता चलेगा तू मुझसे नफ़रत करने लगेगी, इसीलिए मैं भगवान से दुआ मांगती कि तुझे कभी भी सच का पता ना चले। वो औरत जो तेरी सास बनी बैठी है तुझे दिल्ली ले जाती है, पहले शॉपिंग करवाती है और फिर छोले भटूरे वाले से तुझे नशे की दवा मिलवाकर तुझे खिला देती है। गाड़ी में बैठकर तुझे गहरी नींद आ जाती है। फिर वो तुझे एक होटल में ले जाकर कुछ घंटों के लिए तेरा सौदा कर देती है। कितनी खूबसूरत है कि बेहोशी की हालत में भी लोग तुझे खरीद लेते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी माँ का भी इतना ही कसूर है जितना उस औरत का है। छोले भटूरे वाले ने तो अपनी बेटी के इलाज के लिए जो किया मजबूरी में किया, लेकिन मैंने ये सोचकर तेरी इज्जत दांव पर लगा दी कि इस तरह हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, बल्कि मेरी और बेटियों का फ्यूचर भी संवर जाएगा। 3 बेटियों की खुशियों की खातिर मैंने तेरी खुशियाँ और तेरी जवानी को कुर्बान कर दिया। माँ का सच मेरे ऊपर किसी कयामत की तरह गुजरा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ इतना गलत कर सकती है। मुझे राखी की बात याद आई थी कि ये सब कुछ 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। सच में उसकी बात पूरी हो ही गई थी। मैं 4 दिन की चांदनी देख चुकी थी और अब सिर्फ अंधेरी रात बाकी बची थी। मैंने रोते हुए माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे माल और जेवर की हवस नहीं है, मुझे बस इस दलदल से निकाल दीजिए। मैं इस तरह अपने आप को किसी और के हवाले नहीं कर सकती हूँ, अपनी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकती हूँ।
सपने जो मैंने सूरज के लिए देख रखे थे वो सब चकनाचूर हो गए थे। माँ ने मुझसे वादा किया कि वो आज के बाद मुझे उस औरत के साथ नहीं भेजेंगी और ना ही उससे मेरा अब कोई रिश्ता होगा। सारे ख़ानदान वालों को माँ ने मेरा रिश्ता टूटने की खबर सुना दी थी। जो कोई आया था वो मेरा मजाक उड़ाकर चला गया था। मेरा घर, मेरा घमंड सब चकनाचूर हो चुका था। वो औरत जो मेरी सास बनी हुई थी, माँ के मना करने पर उसने मेरी माँ के साथ बहुत झगड़ा किया और गुस्से से हमारे घर से निकल गई। 3 दिन बाद हमें पता चला कि उस औरत का तेज़ कार चलाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी वक्त मर गई थी। माँ हमें लेकर दूसरे शहर आ गई थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और हम बहनों की शादी हो गई है और माँ भी इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति को मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ मेरा दिल कांप सा जाता है कि उस दिन अगर छोले पूरी वाला मुझे हकीकत न बताता तो क्या मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती और मरने के बाद मैं अपने भगवान को क्या जवाब देती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।